हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं शुंग वंश। मौर्य काल के बाद शुंग वंश आया। शुंग वंश के बाद कौड़ वंश आया। इसका जो समय सीमा था वो 73 बीसी से लेकर 30 बीसी तक था। संस्थापक वसुदेव थे और अंतिम शासक सुशर्मन था। देखिए, इसके बारे में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा, बस इतना ही पूछा जाएगा। अंतिम शासक या संस्थापक, और या तो राजधानी पूछ लिया जाएगा। और उसके बाद आया सतवाहन। आप इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं। यस मतलब पहले शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद फिर कर्ण वंश आया और उसके बाद सात। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यस के साथ मतलब सतवाहन वंश आएगा। सतवाहन वंश देखिए जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत महान साम्राज्य था सतवाहन वंश वालों का। लेकिन बात क्या हुआ, इनके जो इतिहास हैं वो लिखित में इतना मिल नहीं पाए, तो इस वजह से इसको आंध्र सतवाहन भी कहते हैं। सतवाहन वंश, इसका जो शासन काल था वो 300 वर्ष का शासन काल था पूरे वंश का। और संस्थापक जो थे वो सिमुक थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बनता है लगभग ज़्यादातर यही पूछ लेता है सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो सिमुक थे इसके संस्थापक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो सतवाहन वंश था इसका अगर धर्म की बात किया जाए तो ब्राह्मण धर्म था। ब्राह्मण यानी ये लोग ब्राह्मण धर्म को मानते थे। उस समय वैदिक काल युग में ब्राह्मण धर्म बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध था। बात करें भाषा की तो प्राकृत भाषा थी। सतवाहन वंश को आंध्र युग कहा जाता है, क्योंकि हमने बताया आंध्र युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल के कोई भी इतिहास लिखित साक्ष्य में उपलब्ध इतना ज़्यादा है नहीं। बात करें इनकी राजधानी की, राजधानी भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। राजधानी तो इनका प्रतिष्ठान जो राजधानी थी दक्षिण महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर, ये इनकी राजधानी थी। इस वंश की जानकारी देखिए हमको कहाँ से मिलती है। अगर इनका लिखित साक्ष्य है नहीं इतिहास इतना ज़्यादा, तो कहाँ से मिलती है? नगन की अभिलेख से मिलती है और नासिक अभिलेख से मिलती है। ये दो अभिलेख हैं। और हाथी गुफा जो मैंने कल पढ़ाया था आपको कि हाथी गुफा किसने जारी कराया था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हाथी गुफा यहाँ से मिलती है। सिमुक का उत्तराधिकारी जो हुआ, मतलब सिमुक के बाद सतकर्णी प्रथम आया। सतकर्णी प्रथम सिमुक के बाद आया। ये महान शासक था सिमुक वंश का। देखिए, सतकर्णी की उपाधियाँ पूछी जाती हैं। सतकर्णी की उपाधियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं। ये दक्षिण पथपति और प्रतिष्ठानपति के नाम से, क्योंकि इनकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। तो प्रतिष्ठानपति के नाम से इसके एक उपाधि हो गई। इसने क्या किया? 2 अश्वमेध यज्ञ, मतलब राज बढ़ाने के दृश्य से जो होती थी यज्ञ, वो यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ 2 कराए, राजसु यज्ञ 1 कराया। ठीक है। और इसकी राजधानी अमरावती चली गई। ठीक है, कहाँ चली गई इसकी राजधानी? इसने अपनी राजधानी को प्रतिष्ठान से दूसरी जगह प्रतिष्ठापित कर दिया, अमरावती पर। कर्णवती सतकर्णी के अन्य नाम भी हैं, जैसे हमने अशोक को पढ़ा या अदर राज्यों का राजाओं का नाम पढ़ा, तो इनके अन्य नाम भी हैं। एल्डोरा इनका अन्य नाम हो जाता है। ठीक है। यूनान, मौर्य और सतवाहन, इनका जो होता है व्यापार, साथ में इनकी जानकारी हमको मिलती है। भूमिदान, अभी भूदान बहुत ज़्यादा जो है प्राचीन भारत में था, तो भूदान का हम प्रारंभ इसी से होता है। भूदान प्रथा का प्रारंभ सतकर्णी प्रथम द्वारा किया जाता है। और इसकी जानकारी की बात किया जाए कि हमको जानकारी कहाँ से मिलती है इनके बारे में, तो नाना घाट अभिलेख से हमको मिलती है। नाना घाट अभिलेख से हमको भूदान की जानकारी मिलती है।
और ये हल एक शासक था जो बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत का विद्वान था। हल शासक था इसी वंश का और संस्कृत का विद्वान था। इसकी रचना है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती इसकी रचना है, जो कि किसमें है, प्राकृत भाषा में। अब देखिए विद्वान तो हैं ये संस्कृत के, लेकिन लिख कैसे रहे हैं, किसमें, प्राकृत में। यानी आप जानते हो इंग्लिश लिख दे हिंदी, वैसे वाली बात। इनके राज्य में 2 विद्वान थे, सरबर्मन जिसने लिखा है कांत्र, और गुडाहाडी ने लिखा है बृहद कथा। गुडाहाडी ने लिखा है बृहद कथा, और बृहद कथा के ही आधार पर आप पंचतंत्र की कथा पढ़ते हैं, जिसके लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ये कई बार पूछा भी गया है। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं, उन्होंने किसका, बृहद कथा के आधार पर पंचतंत्र कथा का लिखा है। आइए हम दूसरी स्लाइड बना लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं अन्य राजाओं को, सतवाहन के। देखिए अगला शासक जो हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी। आपने एक बात नोटिस किया होगा कि ये सभी लोग अपने माता का नाम लगा रहे हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी। जैसे फिर आगे आपने पढ़ा था कि ये देखिए यज्ञ श्री सतकर्णी, मतलब अलग अपने माता का नाम लगा देते हैं। वरिष्ठी पुत्र सतकर्णी, तो ये लोग माता का नाम आगे लगा रहे हैं, लेकिन इनका समाज क्या है, पितृसत्तात्मक है। क्योंकि ये लोग अपने माता का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए माँ का जो है नाम अपने आगे लगाते थे। तो ये अगला शासक हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये महान शासक था और इसके शासनकाल से ही जो सतवाहन वंश का अंध्र युग था वो समाप्त हो गया। ये 23वां शासक था, ऐसा नहीं है कि मतलब पहला, दूसरा या तीसरा था, ये 23वां शासक था। और ये सतवाहन वंश का पुनर्स्थापक था। पुनर्स्थापक ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे कि बीजेपी पार्टी की स्थापना किसने की, जो अटल बिहारी जी थे उन्होंने किया, लेकिन उसका पुनर्संस्थापक यानी फिर से वही प्रसिद्धि कौन लेके आए, जो इस समय है आपके पीएम अटल। तो इस समय पीएम है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने लेके आए, इतना मतलब फेमस कर दिए, तो उनको बीजेपी का पुनर्संस्थापक अभी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हुआ, सतवाहन वंश का पुनर्संस्थापक कौन था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपाधियां देखिए, आदित्य तीर्थी ब्राह्मण, एकता ब्राह्मण, त्रिसमुद्रपति। मतलब इससे देखिए एक बात थोड़ी सी जाहिर होती है कि ये ऐसे स्थान पे शासन करता था जिसके तीनों तरफ से समुद्र हो। तो त्रिसमुद्र देखिए, इनका जो है आंध्र प्रदेश, इनका जो राज्य है कहाँ हो जाएगा, इधर आंध्र प्रदेश वगैरह की तरफ। तो इधर देखिए क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगी बंगाल की खाड़ी, इधर हो जाएगा आपका अरब सागर, और नीचे हो जाएगा हिंद महासागर। तो ऐसे ये शासन करते थे। इनके नाम से अलग हो रहा है कि इनका शासन जो था वो दक्षिण में था, जिस तीनों तरफ से क्या थे, समुद्र थे। वेंकटेश स्वामी इनका एक अन्य उपाधि थी। माता वाल्यश्री थी। ये अपने माता के सहयोग से शासन करते थे, मतलब गद्दी पर जो शासन करते थे ये बैठते थे, लेकिन इनकी माता इनके शासन में सहयोग करती थी। इसकी जानकारी भी हमको नासिक अभिलेख से मिलती है। पिता ये देखिए, समाज जो है पितृसत्तात्मक है, लेकिन लोग धारण कर रहे हैं माता का नाम। ठीक है, इसने क्या किया, शासक नाहपन को हरा दिया। मतलब महान शासक था, ऐसा नहीं था कि वैसे, तो इन्होंने नाहपन शासक को हरा दिया। फिर आए वारिष्ठी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी।
ये क्या हुए, रुद्रदामन से पराजित हुए, जो कि शाक शासक था, विदेशी शासक था, हार गए। लेकिन हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये रुद्रदामन से जब हार गए तो इन्होंने कहा कि आपका जो अभियान है इसमें किसी भारतीय राजा का जो होना चाहिए हाथ, यानी सहयोग होना चाहिए। तो आप हमको अपने साथ मिला लीजिए और उसके बाद हम आपका सहयोग करेंगे, आप पूरे भारत को जीत जाएंगे। तो इसके लिए शर्त रख दी कोई। तो रुद्रदामन ने क्या किया, रुद्रदामन ने अपनी पुत्री की शादी कर दी, किससे, वारिष्ठीपुत्र सतकर्णी या वशिष्ठीपुत्र सतकर्णी से। फिर आए यज्ञश्री सतकर्णी, अगले जो शासक हुए यज्ञश्री सतकर्णी। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने जहाज, यानी जो पानी वाला जहाज जिसको आप कहते हैं जलयान, जलयान के चित्रों वाले सिक्के जारी कराए। ये पूछ लेता है कई बार कि सतवाहन वंश या सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसने जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी कराए, तो यज्ञश्री सतकर्णी आए। इनके अंतिम शासक जो होंगे वो विजय होंगे। सतवाहन या सातवाहन वंश के जो अंतिम शासक होंगे वो विजय होंगे। और सातवाहन, देखिए यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्होंने क्या, शीशे के सिक्के जारी कराए थे। शीशे के सिक्के जारी कराए थे जो कि 500 ग्रेन का होता था, 500 ग्रेन का होता था ये सिक्का, 500 ग्रेन का होता था। लेकिन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है निम्न में से किन धातुओं के सिक्के जारी कराए थे। अगर शीशा ना हो वहां पर पीतल हो, पीतल, तो उसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। कल्याण बंदरगाह जो था, कल्याण बंदरगाह से सतवाहनों का व्यापार सबसे अधिक होता था। ये हुआ सतवाहन वंश। अगर आप क्लास अच्छे से देखेंगे तो यहाँ से 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। कभी जब भी ओल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सतवाहन वंश से अधिकतर संभावना होती है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम बगल हो जाते हैं, आप ले लें। थैंक यू। क्लास शेयर ज़रूर करें।